स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 भाषा मंजरी की पुस्तक से बड़े भाई साहब नामक पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ये पाठ 5 है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न तो हम लोग देखेंगे ही बच्चों, लेकिन पाठ का सारांश देख लेते हैं कि बड़े भाई साहब आखिर हैं कौन, इनके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ बड़े भाई साहब हिंदी कथा सम्राट प्रेमचंद जी की जीवंत रचना है। इस कहानी में दो भाइयों के बीच की सूझ का हृदयगामी वर्णन है। बड़ा भाई मेहनती है पर असफल हो जाता है और छोटा भाई लापरवाही पूर्वक पढ़ता है पर कक्षा में अव्वल आता है, फर्स्ट आता है। बड़ा भाई छोटे को सदैव चरित्रगत बातों का भाषण पढ़ाते रहता है, भाषण देते रहता है। क्या बोलता है? वस्तुतः यह कहानी बच्चों रटंत प्रणाली पर एक कुठाराघात है। रटंत शिक्षा प्रणाली पर किया गया एक व्यंग है। प्रेमचंद का मानना है कि पढ़ाई दिल से एवं आनंद पूर्वक करनी चाहिए, बोझ समझकर नहीं। आजकल के बच्चों के लिए भी एक कहानी एक प्रेरणा स्रोत कहानी है। जबकि आपको पढ़ना है तो आप अपने पेरेंट्स अभिभावक के कहने से न पढ़ें बच्चों, आप अपने लिए पढ़ें और रट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, समझ के पढ़ें, ताकि समझ की पढ़ाई जीवन भर काम आती है। और रटंत विद्या जो होती है बच्चों, वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। आप अभी रटे, आपने अभी काम किया, उसके बाद आपके दिमाग से वो निकल जाएगी। तो पढ़ाई दिल से एवं आनंद पूर्वक करनी चाहिए, बोझ समझकर नहीं। शिक्षा की रटंत पद्धति से सबसे बड़ी खामी यह है कि जिससे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। जीवन की समझ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि जीवन अनुभव से प्राप्त होती है। ये तो सही बात है बच्चों, जीवन के अनुभव से जीवन का ये किताबी ज्ञान से नहीं, जीवन के अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से ही अपने को बड़ा समझना भी मूर्खता है। घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना भी पढ़ाई का ही आवश्यक अंग है। पढ़ा लिखा वर्ग घमंडी हो जाता है, जो आज की अपूर्ण शिक्षा का भयानक दोष है। अतः शिक्षित लोगों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की कागजी डिग्री लेने से भी कोई फायदा नहीं होता। अगर ज्ञान नहीं हो तो सारी डिग्री बेकार हो जाती है। अब लेखक परिचय। मुंशी प्रेमचंद है कौन? आखिर इनको उपन्यासों का सम्राट क्यों कहा जाता है? इन्होंने कितने सारी कहानियां उपन्यास लिखे हैं? चलिए बच्चों, इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि प्रेमचंद कौन है। और आपने देखा होगा कि मैं जितना भी चैप्टर का सारांश बताती हूँ उसके साथ साथ मैं लेखक परिचय या कवि परिचय भी दे देती हूँ, क्योंकि अभी आप 8 क्लास से आगे की क्लास में जाएंगे, 6 से 9th 10th में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो आपको लेखक का परिचय भी पूछा जाएगा बच्चों। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म देख के बस हल्का फुल्का काम चलाऊं पढ़ाई कर लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से आदत डाल देती हूँ कि लेखक परिचय भी आपको पढ़ना थोड़ा जरूरी होता है, तो आप लेखक परिचय भी जरूर पढ़ लें। मुंशी प्रेमचंद भारत के कथा सम्राट कहलाते हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। हिंदी एवं उर्दू के महानतम लेखकों में से एक प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। इन्होंने अपने उर्दू लेखन की शुरुआत नवाब राय के नाम से की। कुछ दिनों के बाद इन्होंने हिंदी लेखन कार्य शुरू किया। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनकी प्रतिभा देखकर इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से संबोधित किया। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला आदि। और इनकी कहानी संग्रह है मानसरोवर 8 भाग, गुप्त धन 2 भाग। इसके अलावा नाटक एवं निबंध में भी इनकी कृतियां भरी पड़ी हैं। प्रेमचंद 45 वर्ष की अवस्था में ही 8 अक्टूबर 1936 को स्वर्ग सिधार गए थे। ये तो हुआ बच्चों प्रेमचंद का जीवन परिचय। अब
चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। जो हमने प्रश्न उत्तर जो हमको पढ़ना है एग्जाम के लिए उसको देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो उत्तर है प्रेमचंद। डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? आपने पढ़ा होगा कि लेखक की उम्र 9 साल थी, उनके भाई की उम्र 14 साल थी, तो वो 5 साल बड़े हुए, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया बच्चों सी। प्रश्न नंबर 3 है, बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे? तो बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे बच्चों? ए है उत्तर सही, 3 दर्जा आगे थे। बड़े तो 5 साल थे लेकिन 3 क्लास वो आगे थे। प्रश्न नंबर 4 है, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? तो उत्तर है बच्चों, बड़े भाई साहब तालीम या शिक्षा के मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 5 है, बड़े भाई साहब का शिक्षा के मामले में काम करने का क्या तरीका था? ए है, 1 साल का काम 1 महीने में कर डालते थे। बी है, वे काम आज का काम कल कर डालते थे, डा कल पर डाल देते थे। बी सी है, 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे। अगला प्रश्न है कि बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था? ए है, छोटे भाई को उपदेश देना। बी है, छोटे भाई को प्यार करना। सी है, छोटे भाई के साथ मिलकर मौज मस्ती करना। और डी है, छोटे भाई को डांटना डपटना और उसकी निगरानी करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, छोटे भाई को डांटना डपटना और उसकी निगरानी करना। 7वां प्रश्न है, लेखक अर्थात छोटे भाई की शालीनता किस में थी? ए है, बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में। बी है, बड़े भाई के आदेश की अवहेलना करने में। सी है, मेहनत से पढ़ाई करने में। और डी है, खेलने कूदने में। इसका सही उत्तर है बच्चों ए, बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में। प्रश्न नंबर 8 है, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? ए है, अध्ययनशील। बी है, चंचल। सी है, खेलने कूदने वाला। और डी है सी है, खाने पीने के शौकीन। और डी है, खेलने कूदने के शौकीन। तो चलिए इसका सही उत्तर है बच्चों ए, अध्ययनशील। 9वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे? ए है, किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों और बिल्लियों के चित्र बनाते थे। बी है, संगीत सुनते थे। सी है, नृत्य करते थे। और डी है, ये सभी। तो बड़े भाई साहब क्या करते थे बच्चों? ये उत्तर सही है इसका, वे किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों के चित्र बनाते थे। चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 10 है, लेखक का मन किस में नहीं लगता था? ए है, खेलने कूदने में। बी है, पढ़ने में। सी है, खाने पीने में। और डी है, चित्रकारी में। तो बच्चों लेखक का मन पढ़ने में नहीं लगता था, इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 11 है, लेखक के प्राण कब सूख जाते थे? ए, जब कक्षा में जाते थे। बी, जब अध्यापक उनसे गृह कार्य प्रस्तुत करने को बोलते थे। सी, जब कोई उन्हें खेलने के लिए कहता था। और डी, जब कमरे में अपने बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखते थे। तो बच्चों इसका सही उत्तर है डी, जब कमरे में अपने बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखते थे। प्रश्न नंबर 12 है, प्राण सूख जाना का अर्थ क्या है? ए है, भूख लगना। बी है, प्यास लगना। सी है, सो जाना। और डी है, बहुत भयभीत होना। तो लेखक जब अपने भाई को देखता था उसके प्राण सूख जाते थे। डी उत्तर सही है, बहुत भयभीत होना, डर जाना। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 13, सिर पर नंगी तलवार लटकना मुहावरे का अर्थ है? ए है, तलवार से प्रहार। बी है, युद्ध होना। सी है, मृत्यु होना। और डी है, खतरे का अत्यधिक समीप होना। सही उत्तर है बच्चों डी, खतरे का अत्यधिक समीप होना। प्रश्न नंबर 14 है, टाइम टेबल बनाने के पहले ही दिन से क्या शुरू हो जाता था? ए है, टाइम टेबल पर अमल करना। बी है, टाइम टेबल की अवहेलना करना। सी है, मौज मस्ती करने का काम। और डी है, मित्रों के साथ मिलकर अध्ययन करने का काम। इसका सही उत्तर है बच्चों बी, टाइम टेबल की अवहेलना करना। बनाने को तो टाइम टेबल सभी बनाते हैं बच्चों, पर मानते कितने लोग हैं? किसी किसी का हर दिन टाइम टेबल चेंज होता है, हर दिन बनता है। पर टाइम टेबल बनाना अलग चीज है और उसको अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कहाँ लोग बनाने से ज्यादा उसकी अवहेलना करने लगते हैं। इसका सही उत्तर है बी, टाइम टेबल की अवहेलना करना। प्रश्न नंबर 15 है, रावण कौन था?
ए है अयोध्या का राजा, बी है भूमंडल का स्वामी, सी है अंग्रेजों का मददगार, डी है देवताओं का गुलाम। तो रावण था भूमंडल का स्वामी। प्रश्न नंबर 16 है, कौन किसे रावण का उदाहरण देकर समझा रहा था? ए है राम रावण को, बी है बड़े भाई साहब लेखक को, सी है पाठक श्रोता को, और डी है लेखक पाठक को। तो बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे थे अपने छोटे भाई को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 17 है, लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? ए है पढ़ने लिखने का, बी है खेलने कूदने का, सी है नृत्य संगीत का, और डी है कनकौवे उड़ाने का। कनकौवे उड़ाने का यही उत्तर सही है बच्चों, डी कनकौवे का अर्थ होता है पतंग। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि कनकौवा उड़ाना मतलब पतंग उड़ाना, ऐसा प्रश्न आता है, बोर्ड में आ भी चुका है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, बड़े भाई साहब को सबसे छोटे भाई के मुकाबले किसका अनुभव अधिक था? ए है किताबें पढ़ने का, बी है दुनिया और जिंदगी का, सी है परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने का, डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी, दुनिया और जिंदगी का। प्रश्न नंबर 19 है, दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं कथन में मैं कौन है? ए है लेखक, बी है बड़े भाई साहब, सी है हेडमास्टर, और डी है लेखक के पिताजी। तो सही उत्तर है बच्चों बी, लेखक के बड़े भाई साहब। प्रश्न नंबर 20 है, हेडमास्टर साहब को कितना वेतन मिलता है? ए है 1,000 रुपये, बी है 2,000 रुपये, सी है 500 रुपये, और डी है 5,000 रुपये। तो हेडमास्टर साहब को मिलते हैं बच्चों 1,000 रुपये। प्रश्न नंबर 21, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए है बीमार हो जाना, फूल फूलना, और बी है हाथ और पैर का फूलना, सी है मोटा हो जाना, और डी है घबरा जाना। तो हाथ पैर फूलना यानी मुहावरा है, तो डी उत्तर होगा घबरा जाना। प्रश्न नंबर 22 है, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ है? ए है दांतों से पसीना निकलना, बी है घबरा जाना, सी है दांत चमकाना, और सी है अत्यधिक परिश्रम करना। इसका सही उत्तर है बच्चों डी, अत्यधिक परिश्रम करना। 23 नंबर प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है? ए है लोहे से बने चने खाना, बी है बहुत कठिन काम या संघर्ष करना, सी है भयभीत होना, और डी है क्रोधित होना। सही उत्तर है बच्चों बी, बहुत कठिन काम या संघर्ष करना। प्रश्न नंबर 24 है, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? किसने किसे कहा? ये बड़े भाई साहब ने लेखक से, बी है लेखक ने अपने बड़े भाई साहब से, और सी है राम ने रावण से, और डी है शिक्षक ने छात्रों से। सही उत्तर है बच्चों बी, लेखक ने अपने बड़े भाई साहब से कहा। प्रश्न नंबर 25, बड़े भाई साहब कहानी से हमें क्या पता चलता है? ए है हमें पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए, बी है यह विद्या रटन विद्या प्रणाली की कमी बतलाता है, सी है हमें जीवन की समझ किताबी ज्ञान से ही नहीं मिलती। इसका सही उत्तर है बच्चों डी, इनमें से सभी। अगला देखते हैं बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, बड़े भाई साहब खालिस्तान है जैसे महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे, तो तालीम जैसे महत्वपूर्ण मामले में, तालीम यानी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी से काम नहीं करते थे। बी उत्तर है, बी प्रश्न है, प्रेमचंद का अपने बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। तो यहाँ पर रौद्र हो जाएगा बच्चों बी में। सी नंबर है, टाइम टेबल की डैश है दिन से अवहेलना शुरू हो जाती थी, तो टाइम टेबल की पहले ही दिन से अवहेलना शुरू हो जाती थी। डी नंबर है, सालाना इम्तिहान में बड़े भाई साहब डैश है फिर हो खालिस्तान यानी हो गए और लेखक पास हो गए। तो सालाना इम्तिहान में बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक क्या हो गया? पास। तो ये फेल हो जाएगा बच्चों। ई नंबर है, बड़े भाई साहब पाठ के अनुसार पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए, न कि बोझिल। तो चलिए इसको यहाँ पर ये वाला समाप्त हो गया बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। अब 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें। ए है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? उत्तर है, बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे।
प्रश्न नंबर बी है बच्चों, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर है दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई स्वच्छंद हो गया और उसका मन पढ़ने लिखने से अधिक पतंगबाजी में लगने लगा। प्रश्न नंबर सी है, सी का उत्तर प्रश्न देखते हैं पहले। छोटे भाई की रुचि किन चीजों में थी? उत्तर है बच्चों, छोटे भाई की रुचि खेल कूद और सैर सपाटा पतंगबाजी आदि में थी। 28 नंबर है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया और मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अवश्य अप्रिय लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। इस पैराग्राफ से प्रश्न है बच्चों। ए है, लेखक और भाई साहब के बीच में कितने दर्जे का अंतर है? उत्तर है लेखक और भाई साहब के बीच में एक दर्जे का अंतर है इस पैराग्राफ के अनुसार। और अगला है प्रश्न, किसके मन में कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं? किसके मन में हुई? लेखक के मन में। उत्तर है बच्चों, लेखक के मन में यह कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि बड़े भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं। प्रश्न नंबर सी है, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को क्यों डांटते थे? उत्तर है बच्चों, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को उसके हित के लिए डांटते थे। हमेशा बड़ा भाई पिता के समान होता है बच्चों, और बड़ा भाई जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। अपने छोटे भाई को अपनी जान से भी ज्यादा बड़ा भाई प्यार करता है, इसीलिए तो वो सब कुछ समझाता है, सिखाता है। और यहाँ इस लेख में, इस कहानी में बड़े भाई के ऊपर ही छोटे भाई की जिम्मेदारी थी, क्योंकि माता पिता गांव में रहते थे तो बड़े भाई के साथ छोटा भाई रहता था, तो बड़ा भाई जो था वो पूरी जिम्मेदारी निभाता था कि मैं ही छोटे भाई का सब कुछ हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, देखते हैं। फजीहत दनादन, दर्जे उपदेश हित का पर्यायवाची शब्द लिखें। फजीहत का अर्थ होता है दुर्दशा, दनादन का पर्यायवाची निरंतर या लगातार, दर्जे का अर्थ होता है बच्चों कक्षा या क्लास, और उपदेश का अर्थ है नीति वचन शिक्षा, कहते हैं उपदेश दे रहे हैं यानी शिक्षा दे रहे हैं। हित का अर्थ होता है कल्याण या भलाई। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। फजीहत करना, हित, अप्रिय, कुटिल। फजीहत का विलोम यानी उल्टा होगा बच्चों इज्जत, हित का विलोम अहित, और अप्रिय का विलोम प्रिय, कुटिल का विलोम सरल। अब देखिए, हित का अहित अ उपसर्ग लगा है, अप्रिय में अ उपसर्ग लगा है बच्चों, तो यहाँ पर आप उपसर्ग का भी ध्यान दे लेंगे और आपको आसानी होगी। चलिए लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे? तो आपने पैराग्राफ में पढ़ा है कि लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी एक ही नाम या शब्द को 10 या 20 बार लिखते, कभी कोई शब्द रचना करते जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता था। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था? उत्तर है, लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का अत्यंत गूढ़ और कठिनतम चित्र खींचा। उनके अनुसार अंग्रेजी पढ़ना लिखना कोई खेल नहीं है, इतिहास में नाम और समय याद करना कोई बूते की बात नहीं, गणित हल करना मुश्किल है, विज्ञान की समझ काफी कठिन है, काफी कठिन मेहनत के बाद ही पढ़ाई समझ आती है। प्रश्न नंबर 3 है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण देकर सिद्ध करें। उत्तर है, बड़े भाई साहब के अनुसार समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। उदाहरण स्वरूप, माँ बाप, दादा दादी कम पढ़ लिख कर भी अधिक जानकारी और समझ रखते हैं। घरेलू महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद भी घर का प्रबंधन, खर्चे का हिसाब किताब, घर में सबका सम्मान सत्कार करने में बहुत कुशल होती हैं। ये सही बात है बच्चों। देखा जाता है कि
गांव के लोग जो जो पहले के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं। सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा और अपने हिसाब किताब खर्चे बखूबी निभा लेते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान ही सब कुछ कर सकता है। अनुभव भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक के भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया? आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं? उत्तर, लेखक के बड़े भाई साहब ने परीक्षा में सफलता के लिए रटंत विद्या को अपनाया। वे अध्ययनशील रहते और हरदम किताबें खोलकर बैठे रहते थे। वे अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे आत्मविश्वास के साथ करते। कभी सभी विषयों को लिखकर अभ्यास करने में विश्वास करते थे। गणित का फार्मूला एवं नियम को प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ। इसके अलावा अन्य विषयों को भी मैं अपने शिक्षकों और घर में पढ़े लिखे बड़ों की सहायता से समझकर और प्रतिदिन अभ्यास द्वारा पूरा करता हूँ। अगला देखते हैं बच्चों, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। जिस प्रकार मकान को मजबूत बनाने के लिए नींव को मजबूत बनाया जाता है, उसी प्रकार शायद बड़े भाई साहब हर कक्षा को 1 साल में नहीं बल्कि 2-2 सालों में पास करते थे, ताकि उनकी पढ़ाई बहुत मजबूत हो सके। यह बड़े भाई साहब की परीक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति लापरवाही पर व्यंग है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित तद्भव तत्सम तद्भव देशज आगत शब्दों को अलग कर उनके सामने लिखे। जन्म सिद्ध, आधिपत्य, आंख, पन्ना, घुड़कियां, दाल भात, पोजीशन, फजीहत, हर्फ, टाइम टेबल, स्कीम। उत्तर, चलिए अब देखते हैं तत्सम शब्द क्या है, इसमें से छांटते हैं बच्चों। उत्तर है इसका, तत्सम शब्द है इसमें जन्म सिद्ध और आधिपत्य। और तद्भव शब्द क्या है? आंख और पन्ना। आंख का हो जाएगा नेत्र, पन्ना पन्ना का तो पन्ना ही। देसी या देशज शब्द घुड़कियां, दाल भात। आगत उर्दू शब्द, आगत मतलब आया हुआ, उर्दू से, उर्दू भाषा के द्वारा आया हुआ है यहाँ पे। फजीहत और हर्फ, आगत यानी अंग्रेजी से आया हुआ है। टाइम टेबल और स्कीम, ये सारे शब्द हैं बच्चों। चलिए दीर्घोत्तरी प्रश्न का संकेत बिंदु देख लेते हैं। प्रश्नों को पढ़कर संकेत बिंदुओं के आधार पर अपना उत्तर लिखिए। बड़े भाई साहब कहानी के आधार पर बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताएं। संकेत बिंदुओं के आधार पर महत्वाकांक्षी, घोर परिश्रमी और धुन का पक्का, वाक चातुर्य। अगला प्रश्न है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। सिर पर नंगी तलवार लटकना, आड़े हाथों लेना, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोहे के चने चबाना, दांतों पसीना आना, ऐरा गैरा नत्थु खैरा। देखिए बच्चों, यहाँ पे जितने भी मुहावरे दिए हुए हैं उन सबके यहाँ पे अर्थ दिए जा रहे हैं नीचे। अभी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी मुहावरे आए हैं उन सारे मुहावरों को एक जगह लिख दिया गया है। उनका अर्थ भी बता देती हूँ। ए है सिर पर नंगी तलवार लटकना, यानी सामने मौत दिखाई देना। बी है आड़ो हाथे लेना, यानी कठोरता से पेश आना। सी है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अयोग्य व्यक्ति को कोई योग्य या महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। डी है लोहे के चने चबाना, यानी बहुत कठिन काम होना। और ई है दांतों पसीना आना, यानी बहुत कठिनाई होना। और एफ है ऐरा गहरा नत्थु खैरा, यानी बेवकूफ या बुद्धू। तीसरा है, बड़े भाई साहब कहानी से क्या सीख मिली? अपने शब्दों में लिखें। बड़े भाई साहब कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी शक्ति और सीमा को पहचानना, पढ़ाई रट कर नहीं बल्कि समझदार और सहजता से करना चाहिए। खेल कूद पढ़ाई के विरुद्ध नहीं बल्कि इसके सहयोगी हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे डेली के वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में देखें और मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं अगला और अच्छा वीडियो बना सकूं जो आपके काम आ सके। धन्यवाद बच्चों, शुभ।